तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। और ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप लोग अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछली कक्षा में क्या पढ़ी थी और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पिछली बार फ्रांस की क्रांति के बारे में 1848 तक की पूरी क्रांति के बारे में बात कर लिया था कि क्या कारण था और क्रांति क्यों हुई थी। अब देखिए, चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो इसमें टॉपिक है इटली का एकीकरण। ठीक है, तो एकीकरण मतलब क्या होता है। इटली एक देश है जो यूरोप महादेश के अंदर आता है। अब देखिए एकीकरण के मतलब क्या होता है। तो एकीकरण के मतलब होता है कि बहुत सारा देश रहता है, उसको एक साथ जोड़ना है, क्या कहलाता है, एकीकरण। ठीक है, तो पहली बात तो ये सोचिए कि इटली को एकीकरण करने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, और जरूरत पड़ी तो इसमें बाधा क्या क्या आ रहा था। जो यूरोप में राष्ट्रवाद फैला था फ्रांस से, तो यह इसकी लहर है जो इटली में जा रही थी। मतलब लोगों को लगा कि नहीं यार, वहां से अगर हड़ताल हो सकता है, वहां से क्रांति हो सकती है, तो यहाँ भी हम लोग क्रांति कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर इटली के लोगों ने, इटली के जो नायक थे एक तरह से, वो लोग इस एकीकरण के लिए आगे आए। और इसी एकीकरण के चलते आगे का रास्ता मार्ग साफ हुआ। तो हम लोग हैं जो कहते हैं कि इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधा आ रही थी इसके बारे में बताया जा रहा था। ठीक है, तो देखिए पहला जो कारण था कि इटली को ऑस्ट्रिया ने या बहुत सारे जो भी विलय सम्मेलन हुआ था उसके बाद छोटे छोटे राज्य में बांट दिया था कि लो इस पर तुम राज्य करो, इस पर तुम राज्य करो। तो इस तरह से इटली को बहुत छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, जिसके कारण इटली का एकीकरण मतलब एक तरह से मुश्किल था। अब देखिए इसमें क्या क्या कारण बन रहा है। तो पहला कारण था कि जो उत्तरी भाग था उस पर किसका अधिकार था, तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। और ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। अगर इटली का एकीकरण हो जाएगा तो ऑस्ट्रिया का राज्य यहाँ से हट जाएगा, इसलिए वो कभी नहीं चाहता है कि चाहता था कि मतलब इसका एकीकरण हो। तो उत्तर हिस्सा में जो ऑस्ट्रेलिया था वो राज कर लेता, और दक्षिण जो हिस्सा था इटली का उस पर किसका राज था, इसका था फ्रांस का राज था। मतलब मान लीजिए कि आपका ये इटली हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये आपका इटली हो गया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए ये इटली है। इटली के जो उत्तर वाला भाग हुआ ना, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रिया था। ठीक है, यहाँ पे कौन था, ऑस्ट्रिया। और इधर जो दक्षिणी वाला भाग होता है, यहाँ पे आपका फ्रांस कुछ कुछ जगह पर राज कर रहा था, मतलब ये कब्जा जन था। और जो मध्य इटली था, मतलब जो इटली का राजधानी था रोम, यहाँ रोम था, यहाँ एक पोप नाम के शासक हुआ करता था। मतलब जैसे कि एक समाज होता है जैसे ब्राह्मण समाज, ये सब समाज, तो उसी तरह से एक पोप यहाँ पे जो बहुत ऊंचे लेवल पे रहता था। मतलब इसका हैसियत एक ब्राह्मण की तरह, हम लोग समझते हैं ना ब्राह्मण, वह उस लेवल पे समझ लीजिए। तो यही भी ये पोप था। और पोप चाहता था कि ठीक है हम इटली का एकीकरण करेंगे, लेकिन इटली का एकीकरण कब करेंगे, जब हमारे मर्जी से धार्मिक अनुसार होगा, हमको ज्यादा मान्यता दिया जाएगा, तभी हम इटली का एकीकरण करेंगे। और इसी के कारण इटली के एकीकरण में ये सब बाधा आ रही थी। तो उत्तरी एशिया में था जो ऑस्ट्रिया था, दक्षिणी में था जो फ्रांस था, और जो मध्य इटली में था उस पर रोम जो इटली का राजधानी हुआ, वहां पोप का राज था। और यह चाहता था कि इटली का एकीकरण धार्मिक अनुसार हो, धर्म के अनुसार हो, और जो ऐसा लोग नहीं चाहते थे। ठीक है, और फिर जो अगला कारण था तो वो है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रशासन था। इतना मनी राजा बांट लेता था। आप ही सोचिए कि जब राजा अलग रहेगा, टैक्स के नियम अलग रहेगा, कानून अलग रहेगा, लोग जीने का तरीका अलग रहेगा। अब सबको एक साथ लाना, एक बार में सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाना बहुत समस्या वाली बात थी। तो इसी के कारण जो है जो इटली का एकीकरण को अधूर मतलब मुश्किल माना गया था। तो अब हम देखेंगे कि इसके बाद इटली के एकीकरण कैसे पूरा होता है और कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। तो इसके 3 महानायक थे। पहला मेजनी, दूसरा विक्टर इमैनुअल जो काउंट काबूल को चुनता है प्रधानमंत्री और उसके साथ मिलकर करता है, और चौथा था जो गैरिबाल्डी। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब मेजनी के बारे में पढ़ते हैं। तो मेजनी कौन था, तो देखिए इटली के एकीकरण करने में 3 आदमी का हाथ था। पहला जोसेफ मेजनी हो गया, दूसरा विक्टर इमैनुअल और उसके साथ गैरिबाल्डी मिला हुआ था, और तीसरा गैरिबाल्डी, ठीक है, सॉरी काउंट काबूल उसके साथ मिला हुआ था।
ठीक है। देखो पहला जो है जो मेजनी के नाम आता है, किसका नाम आता है? मेजनी का। तो मेजनी को बोला जाता था कि इटली का आत्मा है, ये बेटी है इटली का आत्मा है, मतलब इसके बिना एकीकरण एक तरह से असंभव है। मतलब ये जगाता है खुद को कि नहीं यार उठो, राष्ट्रवाद यहाँ पे उठाओ। कारण था क्या क्या, देखिए अब मेजनी क्या क्या करता प्रयास, फिर भी बेचारा ये असफल रह जाता। तो इसने जो पहला काम किया, जो यह एक संगठन से जुड़ गया जिसका नाम था कार्बो नारी। अब कार्बो नारी इस संगठन से जुड़ा था, इसका जो कार्बो नारी था क्या करता था, कार्बो नारी में जितने भी लोग थे ना वो लुका छुपी से युद्ध करते थे, दम कहीं भी जाके अचानक से हमला किए और वहां पे राजा को हटा दिए। तो यही मतलब डाका डालने का एक तरह से नहीं कहता, रस करते हैं, ये रस करता था, डायरेक्ट चढ़ कर मार देता। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसने अब बेचारा से इससे नहीं हुआ, तो इसको से यहाँ से हटना पड़ा। अब हटा तो अभी देखो अपना एक यंग इटली बनाया, बोला एक संस्था की यंग इटली बनाओ और इसमें जितने भी इटली की यंग जनरेशन है उसको जोड़ा जाए और उनको बताया जाए कि हम आजाद हैं, हम गुलाम हैं, हमको आजादी चाहिए। ठीक है, इस तरह से बोला गया। ठीक है। तो पहला 1831 में यंग इटली का स्थापना किया। दूसरा 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया। ठीक है। और फिर आखिरी में जाकर बेचारा से यह कितना भी कोशिश किया तो 1848 तक दे रहे थे, ये हार मान गया था एक तरह से, मतलब इसको से आजादी नहीं मिला, मतलब इटली का एकीकरण ये बेचारा नहीं कर पाया। फिर वो बहुत प्रयास किया था, लेकिन इसके चलते राष्ट्रवाद की नींव पड़ चुकी थी, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जग चुकी थी कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा, अब जब हम छोड़ेंगे तो आजादी लेकर छोड़ेंगे। और यही बात करता कि जोसेफ मेजनी से बेचारा से इटली के एकीकरण में तो असफल रहा, लेकिन यह एक ऐसा आदमी था जिसने राष्ट्रवाद के लिए इटली में नींव डाल चुकी थी कि अब हम आजादी लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए यहाँ तो बहुत अच्छा। तो अब हम जानते हैं इसके बारे में, विक्टर एमेनुएल और काउंट काउर के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग कि बेचारा मेजनी से तो इटली का एकीकरण नहीं हो पाया, मतलब बेचारा हर सफल रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इटली का एकीकरण क्या नहीं हुआ, तो नहीं इटली का एकीकरण होगा। तो आगे आता है फिर से 1848 के बाद फिर जो सर्डिनिया और पिटमाउंट का जो राजा था वो चुना गया विक्टर इमेनुएल को। जो एक विक्टर इमेनुएल था ये कहा कि चलिए अब ऐसे तो नहीं होगा, अब ये अपने सबसे खास आदमी को बुलाता है इटली का प्रधानमंत्री बनाकर कि नहीं यार अब तुम्हारी जरूरत है, तुम आओ और इस इटली का एकीकरण करो। और काउंट काउर कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि ये बहुत बड़ा सोचने वाला कूटनीतिज्ञ आदमी था, मतलब राजनीति इतना खेलता था कि इससे बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं था आजकल। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो विक्टर इमेनुएल को विक्टर इमेनुएल ने काउंट काउर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि विक्टर इमेनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया था, काउंट काउर को। ठीक है। तो देखिए काउंट काउर क्या है, तो अब क्या किया, तो ये बहुत एक अच्छा मतलब राजनीतिज्ञ था, मतलब बहुत अच्छा आदमी। अब ये क्या किया, तो इसने देखा भाई ये है इटली, तो देखा कि उत्तर में तो इसका ऑस्ट्रिया का राज है। अब ऑस्ट्रिया को बिना हम विदेशी सहायता के यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और इसका सबसे कट्टर दुश्मन था फ्रांस। कौन था? फ्रांस। अब ये क्या करता है कि नहीं अब इसको तो इटली का एकीकरण तो करना है, अब एकीकरण करना है तो ये क्या करता है कि क्रीमिया का एक युद्ध होता है फ्रांस के जरिए। तो फ्रांस ने इसके साथ इससे सेना नहीं मांगी थी, काउंट काउर से सेना नहीं मांगी थी, फिर भी ये अपना मर्जी से चालाकी से उसको अपना सेना युद्ध में भेज देता कि जाओ यार उसको जिता के आना है, फ्रांस को हारने नहीं देना। और इसकी सेना जाता है और फ्रांस फिर युद्ध में जीत जाता है। अब फ्रांस इससे खुश होता है, तो एक पेरिस शांति सम्मेलन होता है जिसमें कोई भी देश किसी को हानि मत पहुंचाएगा, मतलब मानव अधिकार का बात होगा। तो यही इसके शांति के लिए यहाँ पेरिस शांति सम्मेलन में फ्रांस इसको बुला लेता है काउंट काउर को कि आइए आप शांति सम्मेलन में आइए। तो अब क्या होता है, तो इसके बाद जब इस शांति सम्मेलन में जाता है तो यहाँ पे से ऑस्ट्रिया को यहाँ पे से हटना पड़ता है। कहता है कि तुम किसी पे कैसे कब्जा कर सकते हो बिना उसकी मर्जी की, उसके पास राजा है उसको अपना चलाने दो, तुम काहे हस्तक्षेप कर रहे हो। तो बेचारा ऑस्ट्रिया को यहाँ से हटा दिया जाता है। अब ऑस्ट्रिया यहाँ से हटता है तो यह क्या करता है, यह फ्रांस के साथ समझौता करता है। फ्रांस के साथ समझौता क्या कहता है, तो कहता है कि यह
फ्रांस के साथ समझौता करता है कि फ्रांस के जो राजा थे नेपोलियन तृतीय, उसको नीस और सेवाई का राज्य दे देता है संधि के बदले, कि आप हमारे यहाँ हस्तक्षेप मत कीजिए, हम आपको दो दे देते हैं जगह, आप वहां पे आराम से रहिएगा। ठीक है, तो यह इसका कुछ लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी था। और काउंट काबूर एक अच्छे नेता के रूप में आगे आकर इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाता है। और अब आता है उत्तरी इटली और मध्य इटली का एकीकरण कर देता है, काउंट काबूर जो कर देता है। अब बच गया दक्षिण इटली का एकीकरण। तो दक्षिण इटली का एकीकरण कौन करेगा? तो गैरीबाल्डी आता है। अब गैरीबाल्डी कौन है? तो गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक था और इसने दक्षिणी इटली का एकीकरण करने के लिए अपने सेना को एक साथ बुलाया और एक संगठन बुलाया गया जिसको नाम दिया गया लाल तुर्की। और जितना भी नाविक था सबको बुलाकर दक्षिण इटली पर ये कब्जा कर लेता है, यहाँ किराया को हटाकर यहाँ से हटाता है और बिना किसी संधि को इसको काउंट काबूर और विक्टर इमानुएल को साथ देता है कि भैया जी लीजिए, आप यहाँ तक तो कर दिए थे, अब पीछे वाला हिस्सा हम करके लाए हैं, अब दोनों जोड़कर पूरी इटली का एकीकरण करते हैं और फिर से इटली को एक स्वतंत्र राज्य बनते हैं। इसी तरह से जाकर इटली का एकीकरण पूरा होता है 1864 में। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा और इटली के एकीकरण के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे। तो इटली का एकीकरण में कौन कौन भूमिका निभाए? तो पहला आ गया ये मेजनी आ गया, मेजनी के जो इटली का आत्मा बोला गया। फिर आ गया ये काउंट काबूर जिसको इटली का दिमाग बोला गया था। और फिर आ गया गैरीबाल्डी जिसको इटली का तलवार कहा गया। और यह तीनों मिलकर ने बहुत अच्छे कोशिश के साथ इटली के एकीकरण को पूरा किया और फ्रांस और इसको ऑस्ट्रिया को यहाँ से हटाकर अब खुद अपना राज चलाने लगा और यह एक स्वतंत्र राज्य बन गया। और इसी तरह से इटली का एकीकरण पूरा होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जर्मनी का एकीकरण। तो आप हमेशा आकर इस वीडियो को देखते रहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप हमसे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे पढ़ना चाहते हैं तो एकंगरसराय के आसपास आप आ सकते हैं और एकंगरसराय में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आप बहुत अच्छे और कम फी में पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस वाचिंग फॉर वीडियो। तो नमस्कार। कुछ